Good morning, guys. Welcome to all. Today's session, I am here, Neeru Sudotara, going to teach class 12th, subject education, chapter 7, that is learning. Guys, today is my last lecture on learning because today we will complete this chapter related to laws of learning. Only few secondary laws are left. Okay guys, let's start our discussion related to the rest of secondary laws of learning. तो जो नेक्स्ट लॉ है माइनर लॉ, सेकेंडरी लॉ, इनको सबऑर्डिनेट लॉज भी बोलते हैं ऑफ लर्निंग, उसमें आ रहा है लॉ ऑफ वेरिड रिस्पॉन्सेस. वेरिड मीन्स डिफरेंट रिस्पॉन्सेस. The law of varied responses is also called the law of multiple responses, यानी कि बहुत सारे different responses. It has been observed that the learner makes a varied or multiple responses to the same situation. तो बड़ी बार ऐसे होता है कि हमारे पास एक सेम सिचुएशन पे बहुत सारे रिस्पॉन्सेस रहते हैं. It means that even one situation can be tackled through different and varied responses. तो एक सिचुएशन को हम टैकल कर सकते हैं डिफरेंट मल्टीपल रिस्पॉन्सेस के साथ. तो देयर आर मैनी मल्टीपल and diverse responses in the behavior of individual which guides him in attaining his goals, make learning possible. तो बहुत बार जो है ये जो डाइवर्सिफाइड और मल्टीपल रिस्पॉन्सेस एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में रहते हैं और वो हमेशा एक सलाह देते हैं, उसको एक गाइड करते हैं ताकि वो अपने गोल तक पहुंच पाए और अपनी लर्निंग जो उसकी है वो लर्निंग उसकी पॉसिबल हो पाए. और ये थ्योरी कौन सी है? ट्रायल एंड एरर इज़ बेस्ड ऑन द ट्रायल एंड एरर. थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर इज़ बेस्ड ऑन दिस फैक्ट. तो ये जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर की जो थॉर्नडाइक ने दी है वो भी इसी बेस पर, इसी फैक्ट पर बेस है कि जो हम डिफरेंट ट्राइज कर के जितने ट्राई करेंगे एरर कम होता जाएगा और एरर कम होगा तो अल्टीमेटली हम अपने गोल पर पहुंच जाएंगे. ठीक है. तो इसमें जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे आप वो खेलते हो, गेम्स खेलते हो, है ना, उस पे लेवल होते हैं ना, तो वो डिफरेंट लेवल बार बार आप कई बार जो है डिफ़िकल्ट लेवल भी होंगे. ठीक है. तो आप कभी इस तरह से ट्राई करोगे, कभी दूसरी तरह से ट्राई करोगे और फिर अल्टीमेटली ट्राई करते करते जो है बाद में शुरू में एरर ज़्यादा होगा जब ट्रायल कम होंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ट्रायल बढ़ेंगे तो एरर कम हो जाता है और आप जो है अपने गोल को अचीव कर लेते हो. वैसे ही सिमिलर आप अपनी लर्निंग में भी बड़ी बार ऐसे होंगे कि ये जो है आप कोशिश करोगे उसको लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, तो बड़ी बार जो है ट्राई करोगे, फिर फेल होगा, फिर ट्राई करोगे, फिर एरर आएगा, फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होती जाती है और वो जो है ट्रायल भी बढ़ते जाते हैं तो एरर जो है कम होता जाता है. तो ये मल्टी फॉर्म डाइवर्स रिस्पॉन्सेस जो भी हैं एक इंडिविजुअल में, वो हमेशा उसको हेल्प करेंगे किसको अटेन करने में, उसको अपने गोल को अटेन करने में, और उसकी लर्निंग पॉसिबल होगी इसके थ्रू. ठीक है. अब लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी. तो यहाँ इस लॉ का मतलब यही है कि जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना और जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, ठीक है,
उसको अडॉप्ट करना, और जिससे रेलिवेंट चीज़ों से अडॉप्ट करने से जो है लर्निंग क्या होगी, इफ़ेक्टिव होगी। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी बोला है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लर्नर हैज़ द नॉलेज एंड द कैपेसिटी टू सेलेक्ट ओनली द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द इररेलिवेंट एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो बच्चे में ये कैपेसिटी, बच्चे में एक्सपीरियंस से ये नॉलेज रहती है कि जो इररेलिवेंट चीज़ें हैं उनमें से भी जो इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट चीज़ें हैं वो उनको सेलेक्ट करें। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी बोला। और दिस लॉ प्रोवाइड्स lot of inspiration to the individual for making the appropriate selection out of the different situation in a partial way। तो वो जो irrelevant हैं उनको अवॉइड करना, और ये लॉ यही इंस्पायर करता है इंडिविजुअल को कि वो अप्रोप्रिएट सिलेक्शन करे डिफरेंट सिचुएशन में इन ए पार्शियल वे, यानी कि अवॉइड करेगा वो किसको, इरेलीवेंट को, और जो है सिलेक्ट करेगा किसको, रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट जो भी हैं थिंग्स, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो भी उसके एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स के रिलेटेड होंगी, उनमें से वो जो है पार्शियल वे से और जो पार्शियल एक्टिविटीज़ उनको अवॉइड करके, और जो एप्रोप्रिएट हैं रेलिवेंट हैं उनको चूज़ करके। तो नेक्स्ट आ गया लॉ ऑफ एसिमिलेशन। ठीक है, तो द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सेस एसिमिलेशन कंसर्न्स with the result of new situation and the result of previous similar situation। तो जो भी उसके सामने जो आज मतलब एक बच्चा है जो वो रिलेट करेगा, मिलाएगा किसको, जो उसका लॉ ऑफ एसिमिलेशन में है, जो उसका रिज़ल्ट आया है किसके साथ, न्यू सिचुएशन में, जो उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं मिलती जुलती सिमिलर सिचुएशन में वो रिज़ल्ट करेगा। तो जब वो ये पुरानी जो अपनी एक्सपीरियंसेस को मिलाएगा और यूज़ करेगा न्यू सिचुएशन में, उसी को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। In order to elaborate the law of assimilation, we can say that learner respond to the new situation as he has already responded in the previous similar situation। ठीक है, तो अब जो है लर्नर जो है न्यू सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन वो जो है उसने पहले ही सिमिलर सिचुएशन, ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन में पहले रिस्पॉन्ड किया होगा। तो यहाँ कंडीशन ये होगी कि जो न्यू सिचुएशन है वो मिलती जुलती होगी, ठीक है, सिमिलर होगी। तो एसिमिलेशन वही हो गया सिमिलर, मतलब कोई भी न्यू सिमिलर सिचुएशन में उसने रिस्पॉन्स करना है। और दिस लॉ इज़ आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी मीन्स वही हो गया कि सिमिलैरिटी, सिचुएशंस में मिलती जुलती, एक ही जैसी, जैसे मतलब कि सिचुएशंस हैं, नई सिचुएशन पुरानी सिचुएशन से मिलती है, मिलती जुलती होगी और बच्चा उस पर रिस्पॉन्ड ईजली करेगा। सो दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ एसिमिलेशन। ठीक है, अब यह आ गया लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। द लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो ये भी उसी की तरह एसिमिलेशन से थोड़ा मिलता जुलता। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स बोला है, इट इंडिकेट्स दैट द position of the response of the learner shift from one aspect to another। ठीक है,
तो द शिफ्टिंग इज़ डन इज़ रिस्पेक्ट ऑफ सम बेसिक स्टिमुलस। अब यहाँ पर जो है कंडीशन रिस्पॉन्स में क्या होता है, पेयरिंग हो जाती है, ठीक है ना। पेयरिंग इस तरह से होगी, एक स्टिमुलस जो है उसकी पेयरिंग, जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी, क्लासिकल कंडीशनिंग में एक नेचुरल स्टिमुलस और एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस की पेयरिंग की गई थी, और उसमें डॉग का जो रिस्पॉन्स था स्लाइवा वो सेम था। तो वो जो उसका केयर टेकर था वो जब भी मतलब पहले उसको फूड देता था, तो फूड जब मिलता था तो फूड को देख के स्लाइवा निकलता था, लार निकलती थी डॉग के मुंह से। फिर अब उसने क्या किया, जब भी उसने फूड देना उसके साथ बेल बजानी, तो वो पेयरिंग ऐसी उसने कर दी हुई थी कि अब जब बेल बजती थी, समटाइम एक इतनी स्ट्रॉन्ग पेयरिंग हो गई, कंडीशन रिस्पॉन्स जो था मतलब कि आना शुरू हो गया था कि अब समटाइम्स जो है फूड नहीं भी मिलता था, बेल बजती थी तो तब भी डॉग जो है उस पर रिस्पॉन्स करता था, उसका स्लाइवा निकलता था। तो यही वो थ्योरी थी जिस पर पावलोव को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और यही यहाँ पर कि जो है फूड के सारे फीचर्स जो थे वो किस में आ गए थे, बेल में। अब समटाइम्स फूड नहीं भी आता था, बेल बजती थी तब भी। तो ये जब इस तरह की पेयरिंग होकर जो है दूसरे स्टिमुलस पर भी सेम रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए तो उसको कंडीशन रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द लर्नर शिफ्ट फ्रॉम वन एस्पेक्ट टू अदर, और ये शिफ्टिंग जो है वो बेसिक स्टिमुलस के ऊपर, ठीक है। वो स्टिमुलस जो रहता है वो स्टिमुलस में ही पूरे वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, एसोसिएट शिफ्टिंग बोला जाता है इसको, ठीक है। वहाँ पर ये रहता था एसिमिलेशन में कि उस पे उसने प्रीवियस सिचुएशन, वहाँ सिचुएशंस थी कि प्रीवियस सिचुएशन में मतलब जवाब दिए तो उससे मिलती जुलती सिचुएशन आएगी, तो उसको हम बोलते थे लॉ ऑफ एसिमिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने खुद पेयरिंग करनी है, ठीक, तो ताकि वो जो है इसको लॉ ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। ये ध्यान में रखना कि समटाइम्स पूछ सकता है कि लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग इज़ आल्सो नोन एज कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग है, वहाँ पर पहले जैसी सिचुएशन रही होगी तो उससे मिलती जुलती सिचुएशन आएगी तो जवाब, तो यहाँ पर हम खुद जो है शिफ्टिंग करेंगे वो पेयरिंग करके। क्लियर हो गया। तो ये सारे आपके सेकेंडरी लॉज भी आज हमने कंप्लीट कर लिए। तो ये एक मैंने पूरी लिस्ट जो है दिखाई है पिक्चर में, तो ध्यान से देखो कि अब याद रखना मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि सेकेंडरी लॉ को सबऑर्डिनेट लॉज ऑफ लर्निंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट लॉज हैं जो कि हेल्प करते हैं लर्निंग में, ये माइनर लॉज हैं तो यही हमने पढ़े, और थॉर्नडाइक ने यही दिए, लॉ ऑफ प्रीमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड, लॉ ऑफ एनोलॉजी एंड एसिमिलेशन, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। तो ये 8 हमने लॉज जो हैं सेकेंडरी लॉज पढ़े हैं। तो बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि लॉज के जो है सब लॉज के नाम दो और कोई 2-4 डिस्कस कर लो, या एक कोई 2 नंबर में पर्टिकुलरली एक लॉ को डिफ़ाइन करना पूछ सकता है, और फिर कभी जो है शॉर्ट आंसर में जो है कोई 2 भी पूछ सकता है, कोई 1 भी पूछ सकता है। तो आप ये, अब मुझे लगता है आपको ये सारे लॉज क्लियर हो गए होंगे। तो हर लॉ की अपनी इम्पोर्टेंस है, और जो बड़े ही मेजर लॉज हमने डिस्कस किए थे जो बहुत इफ़ेक्टिवली हर टाइम
जो कि हमारी लर्निंग में टीचर को भी और स्टूडेंट को भी यूज़ करने पड़ते हैं। दीज आर द मेजर और प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो ये दोनों ही लॉ जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दोनों ही लॉ जुडिशली टीचर जो है विद इंटेलिजेंट प्लानिंग इनको यूज़ करके अपनी टीचिंग और लर्निंग इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इन द nutshell, in the end we can say that all laws of learning are suitable for most learning situation। तो सारे ही लॉज जो अगर आप देखोगे, चाहे वो मेजर हैं चाहे वो माइनर हैं, तो वो सूटेबल जो है मोस्टली जो मोस्ट लर्निंग सिचुएशन में सूटेबल रहते हैं। कीपिंग दीज लॉज इन माइंड व्हेन प्लानिंग इंस्ट्रक्शन विल क्रिएट ए बेटर लर्निंग एटमॉस्फेयर फॉर स्टूडेंट। तो अगर टीचर एक्टिवली जो है ये सारे लॉ अपने माइंड में रखे जब वो प्लान करता अपना लेसन या बच्चों को जो इम्पार्ट करनी है इंस्ट्रक्शन, तो ये सब जो लॉज को अगर वो दिमाग में रख के अपना जो है इंस्ट्रक्शन को प्लान करेगा तो डेफिनेटली जो है इट विल क्रिएट ए बेटर लर्निंग एटमॉस्फेयर फॉर स्टूडेंट्स और जो है हेल्पफुल फॉर द इफ़ेक्टिव लर्निंग of students, और it is also helpful for the teacher जो है make his learning effective and easy। तो हर टीचर को इन लॉज को पढ़ना चाहिए और इन लॉज को अपनी टीचिंग में यूज़ करना चाहिए। थैंक यू गाइस।